solved model paper, English first year, all faculties, section B short answer questions and section C translation, video number 2, as per Board of Intermediate Education Karachi by Professor Shahla Yusuf. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। आज इस वीडियो में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी का सोल्यूशन करेंगे। इसके लिए इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए क्या है। अटैम्प्ट 6 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब सेक्शन। यानी हर सब सेक्शन से आपने कम से कम एक सवाल तो ज़रूर करना है। टोटल आपने करने हैं ये 6 क्वेश्चन। आंसर शुड नॉट एक्सीड 6 सेंटेंसेज। 6 जुमलों से ज़्यादा आपका जवाब नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, और तमाम सवाल जो हैं उनके मार्क्स एक ही हैं। यानी ऐसा नहीं है कि किसी सवाल के नंबर कम है और किसी के ज़्यादा है, सबके नंबर बराबर हैं। लिहाजा सबको आपने उतनी ही तवज्जो के साथ उतनी ही अच्छी तरीके से करना है। सबसे पहले है सब सेक्शन 1। इसमें आपके पास सवालात होंगे इंटरमीडिएट बुक 1 से। पहला क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में दिया गया है वो है वाई डिड कश्मीर नॉट ज्वाइन पाकिस्तान। कश्मीर ने पाकिस्तान को क्यों नहीं ज्वाइन किया था। जवाब है कश्मीर डिड नॉट ज्वाइन पाकिस्तान बिकॉज एट द टाइम ऑफ फ्रीडम कश्मीर वाज रूल्ड बाय अ हिंदू महाराजा हरी सिंह। कश्मीर ने पाकिस्तान को ज्वाइन इसलिए नहीं किया था कि आज़ादी के वक्त कश्मीर पर एक हिंदू महाराजा हरी सिंह की हुकूमत थी। He took his subjects away from Pakistan and treacherously transferred the ownership of Kashmir to India. उसने गद्दारी करके पाकिस्तान से मुसलमान लोगों को, उन लोगों को अलग ले गया और उसने ओनरशिप जो थी उसकी वो इंडिया के हवाले कर दी। ऑल्दो इट वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी टेरिटरी, जबकि कि वो मुस्लिम इलाका था और उसको आना चाहिए था पाकिस्तान में। हाउ डिड द बिरकन हेड केम टू बी रैकेट। सवाल नंबर 2 है आपका ये कि बिरकन हेड किस तरह तबाह हुआ या तबाही का शिकार हुआ। जवाब है बिरकन हेड वॉज अ ट्रूप शिप। बिरकन हेड एक ट्रूप शिप था यानी फ़ौजियों का जहाज़ था। इट वाज गोइंग टू केप टाउन साउथ अफ्रीका। वो केप टाउन साउथ अफ्रीका जा रहा था। When it was 64 kilometers away from Cape Town, it struck a rock hidden inside the sea. जब वो 64 किलोमीटर दूर था केप टाउन से तो वो टकरा गया एक छुपी हुई पहाड़ी से जो कि समंदर के अंदर थी। इट वॉज एन अननोन एंड अनडिस्कवर। उस वक्त तक ये पहाड़ी किसी को भी नहीं मालूम थी और वो डिस्कवर नहीं हुई थी। द शिप स्ट्रक द रॉक एंड स्प्लिट इनटू टू। जहाज़ पहाड़ी से टकराया और 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। द फर्स्ट हाफ सिंक इमीडिएटली इनटू द वाटर्स एंड डिसअपियर। पहला हिस्सा जहाज़ का फ़ौरन ही पानी में डूब गया और गायब हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल है व्हाट डिड द बैरोनेस थिंक द लीजेंड वॉज। बैरोनेस क्या समझती थी कि लीजेंड क्या था। जवाब है द बैरोनेस डिस्क्राइब द लीजेंड एज। बैरोनेस लीजेंड को इस तरह डिस्क्राइब करती हैं। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में जिस तरह हमने जो बैरोनेस के वर्ड है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है और इसको अंडरलाइन भी किया है। तो जब आप पेपर करें और अगर आपके पास ये सवाल आ जाता है तो बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा कि जो अहम बात है उसको अंडरलाइन कर दिया जाए और अगर कोटेड है तो इन्वर्टेड कॉमास में इसको लिख दिया जाए। ओके। When anyone dies in the castle, all the dogs in the village and the wild beasts in the forest howl all night long. जब कोई भी मरता है इस किले में तो तमाम गांव के जो तमाम डॉग्स हैं और जंगल के जो तमाम जानवर हैं वो आकर हाउल करते हैं तमाम रात। यानी वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, आवाज़ें करते हैं। As there was no howling when her mother-in-law died, जैसे कि जब उसकी सास का इंतकाल हुआ था तो कोई हॉलिंग नहीं हुई थी। Therefore she thought that the legend was invented to add dignity to the place and it was a fake one. लिहाजा वो समझती थी कि जो लीजेंड है वो इन्वेंट किया गया है, यानी वैसे ही बना लिया है, लोगों ने कहानी बना ली है ताकि इस जगह को थोड़ी इज्जत मिले, थोड़ा वक़ार मिल जाए इसको, और ये एक फ़ेक है यानी झूठा है। ये 3 सवाल आपके थे सेक्शन 1 से। अब आ जाइए सेक्शन 2 पर, और सेक्शन 2 जो है वो आपका होगा इंग्लिश वर्सेस से, यानी जो आपकी पोइट्री की बुक है वहाँ से, उसके पार्ट 1 से। पहला सवाल है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ सर हेनरी वॉटन्स हैप्पी मैन हैविंग नथिंग येट हैड ऑल। यानी कि सर हेनरी वॉटन की जो पोएम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी मैन की, उस हैप्पी मैन का जब वो ये कहता है हैविंग नथिंग येट हैड ऑल कि उसके पास कुछ भी नहीं है मगर सब कुछ है, तो इसका क्या मतलब है। तो इसको आप बयान करें। सो आंसर है अ मैन ऑलवेज
अ मैन ऑलवेज रन्स आफ्टर हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। एक आदमी जो है ज़िंदगी में वो हमेशा जो है खुशियों की तरफ और अमन की तरफ जो है वो दौड़ता है, वो चाहता है उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो और पुरअमन हो। ही सीक्स हैप्पीनेस इन वर्ल्डली फेम, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, और वो तलाश करता है खुशियों को वर्ल्डली फेम, दुनिया की शोहरत में, वेल्थ में, दौलत में, और प्रॉपर्टी, जायदाद में। He spends all his life in getting all these things and always remains worried about these things। और वो सारी ज़िंदगी अपनी खर्च कर देता है, गुजार देता है इन तमाम चीज़ों को हासिल करने में, और फिर भी परेशान रहता है तमाम चीज़ों के बारे में। बट अ हैप्पी मैन इज़ फ्री ऑफ वर्ल्डली फेम। लेकिन जो एक अच्छा खुशगवार आदमी जो होता है, जो खुश रहने वाला शख्स या मुतमईन शख्स कह लीजिए जो होता है, वो वर्ल्डली फेम से, दुनियावी शोहरत से और वेल्थ से जो है वो दूर रहता है। देयरफॉर ही हैज़ नथिंग बट हैज़ ऑल। लिहाजा उसके पास कुछ नहीं होता, दुनियावी चीज़ें नहीं होती, मगर उसके पास सब कुछ होता है क्योंकि वो खुश होता है, मुतमईन होता है। इसके बाद दूसरा सवाल है, वाई डू पीपल थिंक दैट लूसी इज़ अ लिविंग चाइल्ड। लोग क्यों समझते हैं कि लूसी जो है वो अभी तक एक ज़िंदा बच्ची है, जबकि उसका तहरीक इंतकाल हो चुका है। हमने जैसे पढ़ा लूसी ग्रे पोएम में। जवाब है, लूसी ग्रे इज़ अ बैले ऑफ रोमांटिक पीरियड। लूसी ग्रे जो है एक बैलेट है। बैलेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी पोइट्री है, ऐसी पोएम है जिसमें कि एक कहानी बयान की गई है मुकम्मल। जैसे कि आपने लूसी ग्रे में देखा है कि पूरी एक कहानी है कि किस तरह वो बच्ची गई और किस तरह उसके साथ हादसा हुआ और किस तरह वो ख़त्म हो गई। और रोमांटिक पीरियड यानी एक पीरियड था जिसमें कि नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, तो उस पीरियड में जो है लूसी ग्रे उस ज़माने की एक बैलेट है। सुपर नेचुरलिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रोमांटिक पीरियड। और सुपर नेचुरलिज्म उस ज़माने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था जो कि पोइट्री में पाया जाता था, यानी जो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देकर उनको आगे बढ़ाकर पेश किया जाए। वर्ड्सवर्थ mixes natural and common matters with imagination and turn them into something supernatural। वर्ड्सवर्थ का क्या काम था, यानी वर्ड्सवर्थ जो उस ज़माने का मशहूर पोएट है, वो क्या किया करता था कि वो मिक्स कर दिया करता था नेचुरल कुदरती चीज़ों को और आम डेली मैटर्स जो हैं उनको अपने इमेजिनेशन के साथ, और फिर उनको एक बहुत ही सुपरनेचुरल चीज़ बना दिया करता था। जैसे कि सुपरनेचुरल एलिमेंट हम इसमें देख रहे हैं कि बच्ची मर गई है लेकिन वो लोगों को नज़र आती है और उसका गाना लोग सुनते हैं। Therefore, he has mentioned in the poem that Lucy is taken by the people as a living child। लिहाजा वो अपनी पोइट्री में ये बात बयान करता है कि लोग जो हैं वो उसको अभी तक ज़िंदा बच्ची ही समझते हैं, यानी एक नेचुरल चीज़ थी वो नेचर में ही जम हो गई और अब वो जो है वो लोगों को जो है वो नज़र आती है। इसकी आप जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे पोइट्री की इंशाअल्लाह ताला लूसी ग्रे की, तो उसमें आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी बात। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मैसेज डज लाई हंट वांट टू कन्वे थ्रू अबू बिन आदम। यानी अबू बिन आदम जो आपके पास पोइट्री है उसमें जो उसका पोएट है लाई हंट, वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है। आंसर है, द पोएट लाई हंट wants to convey the message that Allah loves those who loves his fellow men। पोएट हमें ये मैसेज देना चाहता है कि अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। The poem teaches us that the most important and the most honorable work in the eyes of Allah is the service provided to men irrespective of race, creed and caste। पोएम हमें ये बताती है या ये हमें सबक देती है कि सबसे अहम बात और सबसे बाइज़्ज़त काम अल्लाह ताला की नज़रों में या काबिल तकरीम काम जिसको हम कहें अल्लाह ताला की नज़रों में, वो है इंसानों की मदद करना, ये ख्याल किए बगैर कि उनकी नस्ल क्या है, वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, किस कास्ट से उनका ताल्लुक़ है, किस नस्ल से उनका ताल्लुक़ है। लव ऑफ अल्लाह इज़ बेस्टोड अपॉन दोज़ हु डिवोट देयर लाइफ टू द सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग्स सेल्फलेसली। अल्लाह ताला की मोहब्बत उन लोगों पर नाजिल होती है या उन लोगों को मिलती है जो अल्लाह के बंदों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देते हैं, सेल्फलेसली यानी बग़ैर किसी रिवॉर्ड के, अपने आप को बेलॉस जो है वो काम करते हैं उनके लिए, बग़ैर किसी रिवॉर्ड के का ख्याल किए बगैर या उम्मीद किए बगैर। ये 3 सवाल आपके सब सेक्शन 2 में से हो गया जो कि पोइट्री में से था। अब आपका है सब सेक्शन 3 जो कि 2-1 एक्ट प्ले में से है। अब इससे पहला सवाल है, वाई एंड फ्रॉम होम डिड द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो वांट टू टेक रिवेंज। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो क्यों और किस से रिवेंज लेना चाहता था, यानी इंतकाम लेना चाहता था। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिज एनिमी काउंट ऑफ मॉरिसेप। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो इंतकाम लेना चाहता था अपने दुश्मन काउंट ऑफ मॉरिसेप से। Count of Monte Cristo was wrongly imprisoned in an underground dungeon for 14 years by Count of Moricept।
काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को गलत तरीके पर कैद कर दिया गया था एक ज़मीन दोस्त जगह पर तहखाने में तकरीबन 14 ईयर्स 14 साल के लिए, और ये किया था काउंट ऑफ मॉरिसफ ने, यानी उसकी वजह से ये हुआ था। काउंट ऑफ मॉरिसफ प्रोड्यूस फॉल्स एविडेंसेस टू शो दैट द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो वाज अ स्पाई एंड एजेंट ऑफ एक्साइल बोनापार्ट। काउंट ऑफ मॉरिसफ ने साबित किए थे, जाहिर किए थे फॉल्स एविडेंसेस, झूठे गवाह या झूठे सबूत, ये बताने के लिए कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो जो है वो एक स्पाई है, यानी जासूस है, एक एजेंट है एक्साइल बोनापार्ट का, उस बोनापार्ट का जिसको कि मुल्क बदर कर दिया गया है। सवाल नंबर 2 है व्हाट डिड द काउंटेस ऑफ मॉरिसफ डू टू सेव हर सन्स लाइफ। काउंटेस ऑफ मॉरिसफ ने अपने बेटे की जान को बचाने के लिए क्या किया? जवाब है काउंटेस ऑफ मॉरिसफ लव्ड हर सन वेरी मच। काउंटेस ऑफ मॉरिसफ अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। When she learned that her son Albert had challenged Count of Monte Cristo to avenge his family honor, जब उसने ये सुना या उसे ये पता लगा कि उसके बेटे एल्बर्ट ने चैलेंज किया है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को ताकि वो इंतकाम ले सके अपनी फैमिली की इज्जत का, शी पुट अ वेल ऑन हर फेस एंड वेंट टू सी काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। उसने अपने चेहरे पर एक निकाब डाला और काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो से मिलने के लिए चली गई। इन हिज हाउस एट नाइट, उसके घर पर रात को। In the house of Monte Cristo, she uncovered her face and begged him to spare her son Albert's life in the name of love they had in their youth. काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के घर पर उसने अपने चेहरे को अनकवर किया, यानी अपने चेहरे पर से निकाब हटा लिया, और बेग्ड, दरख्वास्त की, बहुत ज़्यादा उससे दरख्वास्त की कि वो छोड़ दे उसके बेटे की जान एल्बर्ट की, इन द नेम ऑफ लव दे हैड इन देयर यूथ, उस मोहब्बत के नाम पर जो नौजवानी में काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो और काउंटेस ऑफ मॉरिसफ के दरमियान थी। शी कन्विंस्ड हिम इन अ हम्बल वे एंड रिटर्न्ड आफ्टर टेकिंग प्रॉमिस ऑफ हर सन सेफ्टी। उसने बहुत ही नरमी के साथ उसको कन्विंस किया, उसको कायल किया इस बात पर कि वो उसके बेटे की जान बख्शी कर दे, और फिर यह वादा लेकर वो वापस अपने घर, अपने बेटे की सेफ्टी का, अपने बेटे की हिफाजत का वादा लेकर वो वापस आ गई। What does the Count of Morcerf say when the Count of Monte Cristo discloses his identity? Count of Morcerf ने क्या कहा जब काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने अपनी जो आइडेंटिटी है, जो अपनी शनाख्त है, वो उस पर डिस्क्लोज़ की, जाहिर की? आंसर है when the Count of Monte Cristo discloses his identity, Morcerf says to him, जब काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने अपनी शनाख्त उस पर जाहिर की तो मॉरिसफ ने कहा, यू हैव कम बैक फ्रॉम द टॉम एंड टू द टॉम यू शैल रिटर्न। तुम एक मकबरे से आए हो और तुम मकबरे ही में वापस चले जाओगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि तुम मरे हुए आदमी थे, अब तुम दोबारा मर जाओगे। इसके बाद है हमारे पास सेक्शन सी, जिसमें कि ग्रामर है, सेक्शन 4 जिसमें कि ग्रामर है। करेक्ट द एरर्स, ओमिशन ऑफ वर्ब्स, प्रेपोजिशन एंड आर्टिकल्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी आपको जो जुमले दिए गए हैं नीचे, इसमें अगर एरर्स हैं या कोई लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ है तो वो लिखना है, ओमिशन यानी वर्ब अगर कोई नहीं लिखा हुआ है तो वो लिखना है, प्रेपोजिशन लिखने हैं, आर्टिकल लिखने हैं, जो भी जिस तरह की इसमें ज़रूरत है उस हिसाब से आपने इसको सही करना है। पहला जुमला जो एग्ज़ाम में दिया, आपके पेपर में दिया गया, वह ही इनवी द पुअर, तो ये इसका करेक्शन है इनवीज द पुअर। हमें पता है कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास होता है, ही शी इट, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, तो लिहाजा हमने इसको इस तरह करेक्ट कर दिया, ही इनवीज द पुअर। शी स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ती थी, तो ये जुमला सही नहीं है, इन ऑक्सफोर्ड ये होगा शी वॉज अ स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड, वो ऑक्सफोर्ड में एक स्टूडेंट थी। द सन वेंट डाउन बिलो द होराइजन, आपके पास जो सेंटेंस उसमें द नहीं लिखा हुआ है, होराइजन से पहले डेफिनेट आर्टिकल आएगा। दे हैव गॉट मैरिड लास्ट संडे, हैव नहीं आएगा यहाँ पे, हैव कंटिन्यूशन में आ रहा होता है, यानी कोई चीज़ जिसका असर के आगे तक हो, जबकि जो मैरिज है वो एक लम्हे में जो हो जाती है, जिस वक्त किया जाता है। दे गॉट मैरिड लास्ट संडे, लिहाजा इसका सही जवाब जो होगा वो दे गॉट मैरिड पास्ट टेंस में आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा। क्वेश्चन है, यूज़ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। टोटल 6 सेंटेंसेस, टोटल 6 सेंटेंसेस जो हैं वो आपको बनाने हैं। ड्वेल, ड्वेल, गेट, गेट, ये तमाम वर्ड्स हैं। अब हम पहले इसको करते हैं तो हम इसे चेक कर लेंगे कि हमें क्या करना है। फर्स्ट वर्ड है ड्वेल, DUAL, ए के साथ जो ड्वेल है उसका मतलब होता है डबल। शी इज़ प्लेइंग ड्वेल कैरेक्टर इन अ फिल्म, वो
फिल्म में जो है एक ड्वेल कैरेक्टर यानी डबल किरदार अदा कर रही है। ड्वेल, द टू अबाउट ड्वेल ओवर प्रॉपर्टी। अब जो 2-1 एक प्ले में हमने काउंट्स डिबेट में पढ़ा है ड्वेल, जो एल्बर्ट ने चैलेंज की थी काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो को। गेट, हिज गेट इज़ नॉट डिसेंट, चाल, चलने का अंदाज, तरीका। गेट, जब दरवाज़ा हमारा होता है। माई मदर ऑलवेज वेट्स फॉर मी एट द गेट ऑफ माई स्कूल, मेरी माँ हमेशा स्कूल के दरवाजे पर मेरा इंतज़ार करती है। बेल, अ बेल ऑफ कॉटन कॉट फायर इन अ गारमेंट फैक्ट्री। BALE बेल, यानी इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े बंडल्स होते हैं ना कॉटन वगैरह के, उसको कहा जाता है। फिर आपके पास सेकंड वर्ड है बेल, BAIL, बेल, प्रोनाउंसिएशन सेम है। आफ्टर 3 years शी वॉज रिलीज ऑन बेल, ज़मानत पर रहा होगी। 3 साल के बाद वो ज़मानत पर, ही वॉज रिलीज ऑन बेल, ज़मानत पर रहा हुआ। ऑपरेशन, हिज किडनी ऑपरेशन वॉज अ सक्सेस लास्ट ईयर, जो आम डॉक्टर्स वगैरह ऑपरेशन करते हैं वो ऑपरेशन। यानी कि तसल्लुत होना किसी का। कश्मीरीज आर लिविंग देयर लाइव्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, कश्मीरीज जो है वो अपनी ज़िंदगी इंडियन गवर्नमेंट के तसल्लुत के अंदर या उसके जबर के अंदर गुजार रहे हैं। रोज़, प्लीज़ स्टैंड इन अ 2 rows, लाइन, 2 लाइनों में खड़े हो जाइए। रोज़, ROSE, रोज़, यानी कि गुलाब का फूल। रोज़ स्मेल्स गुड, रोज़ की खुशबू जो है वो अच्छी आती है। देन वी हैव वर्ड विच, WHICH, विच, जो कि कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है दो चीज़ों को मिलाने के लिए। देयर आर 2 bags, विच वन इज़ योर्स, 2 बैग्स हैं, इनमें से कौन सा आपका है, कौन सा के लिए भी इस्तेमाल होता है। और विच, WITCH, विच, द ओल्ड विच कास्ट अ स्पेल ऑन प्रिंसेस, तो पूरी जादू करनी थी, उसने शहज़ादी पर जादू किया। तो विच, WITCH, विच जो होता है ये जादूगर के लिए, जादूगरनी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, मैच एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ अ रो विद द मीनिंग इन रॉ बी। अच्छा, ये सवाल देखिएगा, इसको ख़ास कर ख्याल रखिएगा कि बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ रॉ ए से लेकर लाइन लेके जाते हैं रॉ बी तक, और कुछ समझ नहीं आता, इतनी लाइंस आपस में एक दूसरे से मिल रही होती है कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही। तो बेटा इसका सही तरीका जो है ये है कि आप रॉ ए में जितने वर्ड्स हैं वो सारे आपने लिख लिए नंबर डालकर, और रॉ बी में फिर आपने उनके आगे उनका आंसर लिखा। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑन द सेम पेज, मतलब है इन अग्रीमेंट। मैरी नोट, हैप्पी सॉन्ग, एम्बिगुअस, अनक्लियर, रैचिट, मिजरेबल, लाइवली, विवेशियस, स्पेयर हेड, लीडिंग पार्ट। ये आपने स्पेयर हेड का वर्ड पढ़ा होगा UNO में। फिर इसके बाद हमारे पास है सेक्शन C, जिसके के 20 मार्क्स हैं, और इसमें से आपको 2 सवालात करने हैं। अटैम्प्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कंपलसरी। अब इसमें उन्होंने एक क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर स्प्रेड ऑफ कोरोना। तो एक तो आपने ख़त लिखना है कोरोना के बढ़ने पर अपने दोस्त को, एडिटर को, सॉरी न्यूज़पेपर के एडिटर को आपने ख़त लिखना है। अच्छा, और दूसरा आपके पास क्या है, राइट अ स्टोरी ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ग्रीड इज़ अ कर्स। इन 2 में से किसी एक पर आपने लिखना है। अब लेटर को तो हम अभी रहने देते हैं, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे कि उसे किस तरह से लिखा जाता है, ताकि कोई भी टॉपिक आए तो आप उस पर लिख सकें। अलबत्ता ये जो ये आपकी जो स्टोरी है इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी जो है बेहतरीन हिकमत अमली है। वंस देयर वॉज अ वुड कटर हु अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग वुड इन द मार्केट। एक मरतबा का जिक्र है, जैसे हम बचपन में कहानी पढ़ते हैं ना, एक मरतबा का जिक्र है, एक मरतबा ऐसा हुआ। तो एक मरतबा एक वुड कटर वुड कटर लकड़हारा था, हु अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग वुड इन द मार्केट, जो कि अपनी लिविंग यानी कि अपना घर का खर्चा या अपने पैसे जो है रोज़ी रोज़गार कमाता था लकड़ियाँ काट कर मार्केट में बेच कर। वन डे ही वॉज कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। एक मरतबा वो लकड़ियाँ काट रहा था दरिया के किनारे। हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी, स्लिप हो गई एंड फेल इनटू डीप वाटर, और गहरे पानी में गिर गई। ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत उदास हो गया। इसका ही को कैपिटल कर लीजिएगा, यह मिस्टेकनली जो है स्मॉल हो गया। जस्ट देन एन एंजल हैपन टू पास दैट वे, उसी वक्त एक फरिश्ता वहाँ से गुजरा। ही आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज सैड, फरिश्ते ने उससे पूछा तुम उदास क्यों हो। द वुड कटर रिप्लाइड, वुड कटर ने जवाब दिया, आई हैव लॉस्ट माई एग्स विद विच आई अर्न माई डेली ब्रेड। मैं अपनी कुल्हाड़ी मेरी खो गई है जिससे कि मैं अपनी डेली रोज़ाना की ब्रेड यानी रोज़ाना का रोज़गार कमाया करता था। ब्रेड का मतलब यहाँ डबल रोटी कमाना या रोटी कमाना नहीं, मतलब कि रोज़गार कमाता था। द एंजल टुक पिटी ऑन हिम एंड डाइव्ड इनटू द वाटर फॉर द एग्स।
एंजिल को उस पर रहम आया और वो पानी में कूदा, गोता लगाया उसने ताकि उसकी एग्स को, कुल्हाड़ी को तलाश कर सके। ही ब्रॉट आउट अ गोल्डन एग्स, वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया। बट द मैन रिफ्यूज टू ओन इट, मगर आदमी ने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। द एंजल डाइव्ड अगेन, एंजल ने दोबारा गोता लगाया एंड ब्रॉट आउट अ सिल्वर एग्स दिस टाइम, और इस मरतबा वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। बट द वुड कटर अगेन रिफ्यूज टू ओन इट, मगर वुड कटर ने फिर इनकार कर दिया उसको अपनाने से। द एंजल डाइव थर्ड टाइम एंड ब्रॉट आउट द एग्स दैट द वुड कटर हैड लॉस्ट, तीसरी मरतबा एंजल ने दोबारा गोता लगाया और अब इस मरतबा वो वही कुल्हाड़ी लेकर आया जो कि वो वुड कटर ने खोई थी। द वुड कटर डिलाइटेड टू सी हिज ओन एग्स एंड एक्सेप्टेड इट एट वंस, वुड कटर खुश हो गया अपनी कुल्हाड़ी को देखकर और उसने फ़ौरन उसे कबूल कर लिया। द एंजल बिकेम सो प्लीज विद हिज ऑनेस्टी, एंजल उसकी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। दैट ही गेव हिम अदर 2 एग्स एज गिफ्ट, और उसने दोनों सोने की और चांदी की जो कुल्हाड़ी थी वो दोनों की दोनों उसको तोहफे में दे दी। तो आपने देखा कि उसकी ईमानदारी का उसको कितना फ़ायदा हुआ कि उसकी अपनी कुल्हाड़ी भी मिल गई और चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी मिल गई। इसीलिए कहते हैं कि ईमानदारी जो है वो बेहतरीन हिकमत अमली है। ग्रीड इज़ कर्स, लालच बुरी बला है। उर्दू में हम इसका मुहावरतन ही तर्जुमा करते हैं, लालच बुरी बला है, वरना कर्ज के माने लानत के होते हैं या बुराई के होते हैं कि लालच जो है वो एक कर्ज है या एक बुराई है या एक लानत है, इस तरह। लेकिन जो हमें मुहावरा हम तर्जुमा करेंगे तो हम ये कहेंगे कि लालच बुरी बला है। देयर वर 3 फ्रेंड्स, वंस दे वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, 3 दोस्त थे, एक मरतबा वो एक जंगल से गुजर रहे थे। सडनली दे फाउंड अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अचानक ही उन्हें एक बैग मिला जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। दे सेट टुगेदर एंड डिसाइडेड टू डिवाइड द गोल्ड कॉइन्स अमंग देमसेल्व्स इक्वली, वो एक साथ बैठ गए और उन्होंने फैसला किया कि ये गोल्ड कॉइन्स जो हैं, सोने के सिक्के जो हैं, ये आपस में बराबर बराबर तकसीम कर दें। बट एज दे वर वेरी हंग्री दे डिसाइडेड फर्स्ट टू सेंड वन ऑफ देम टू बाय फूड, चूँकि वो बहुत भूखे थे लिहाजा उन्होंने ये फ़ैसला किया कि पहले हम में से किसी एक को हम खाना ख़रीदने के लिए शहर भेज देते हैं। द मैन हु वॉज सेंट टू द सिटी बिकेम ग्रीडी एंड डिसाइडेड टू पॉइजन द फूड so that other 2 would die when they eat the food and he would get all the coins. The man, वो आदमी जो कि शहर भेजा गया था, वो लालची हो गया और उसने फ़ैसला किया कि खाने में जहर, पॉइजन मिला दें ताकि जब वो लोग खाना खाएं तो वो मर जाएं और ये सारा पैसा, सारे कॉइन्स उससे मिल जाएं। But when he returned to the forest, his friends too grew selfish. मगर जब वो जंगल में वापस पहुंचा तो उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो चुके थे। दे अटैक द फर्स्ट मैन एंड किल्ड हिम, उन्होंने पहले आदमी पर हमला किया और उसे जान से मार डाला। देन दे टुक द फूड विच द फर्स्ट मैन हैड ब्रॉट, फिर उन्होंने वो खाना खाया जो कि पहला आदमी लेकर आया था। सून द पॉइजन वर्कड एंड बोथ ऑफ देम डाइड, जल्द ही जहर ने अपना काम किया और वो दोनों भी मर गए। दस ऑल द 3 men became a prey to greed, लिहाजा इस तरह तमाम तीनों आदमी जो थे वो शिकार हो गए ग्रीड का, लालच का। नो डाउट ग्रीड इज़ अ कर्स, बिलाशुबा ग्रीड इज़ अ कर्स, लालच बुरी बला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, PSL 2021, COVID-19 एंड SPs, रीड टू लीड, स्मार्टफोन, अ ब्लेसिंग और अ कर्स। इंशाल्लाह ताला इसके भी हम आपको जल्द ही तमाम ये एसेज आपको दे देंगे, सॉरी पैराग्राफ, एक पैराग्राफ आपको दे देंगे इसके। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। अब ये जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं इनको हमने ट्रांसलेट किया है, देख लीजिए। पहला सेंटेंस है, आप रात को कब सोते हैं, व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट। आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, अ मैन इज़ नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। वो कई सालों से मेहनत कर रहा है, ही हैज़ बिन वर्किंग फॉर मैनी और सेवरल ईयर्स, दोनों बातें सही होंगी।
अगर वो वक्त पर पहुंच जाते हैं तो आपका फॉर्म जमा हो जाता। इफ़ दे रीच ऑन टाइम योर फॉर्म वुड बी सबमिटेड। नंबर 5 है वो अब तक घर पहुंच गए होंगे। दे मस्ट हैव रीच होम बाय नाउ। अगर हमारे पास वक्त होगा तो हम अस्पताल में आकर तुमसे मिलेंगे। इफ़ वी हैव टाइम वी विल कम टू सी यू इन द हॉस्पिटल। उम्मीद पर दुनिया कायम है। होप मेक्स अ वर्ड गो राउंड। ये तो थे सॉल्यूशंस आपके कुछ सवालों के, और कुछ के जो रह गए हैं इंशाल्लाह ताला आप वीडियो नंबर 3 में आपको दे दिए जाएंगे। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको इससे मदद मिले और आपको अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे लिए दुआएं ख़ैर कीजिएगा, और इम्तिहानात में बहुत अच्छी इम्तिहान के लिए तैयारी कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मेहनत का आपको रिवॉर्ड देंगे और आप ज़रूर इम्तिहानात को अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे। इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मज़ीद क्या चीज़ें चाहिए हैं, और आपको ये लर्निंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मज़ीद किस तरह बेहतर बनाया जा सके। खुश रहिए। अल्लाह ताला आपके साथ बेहतरी फ़रमाए, खैर का मामला फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।